गुड मॉर्निंग। हम हिंदी कक्षा 10 बोर्ड के पेपर के सह भाग को हम हल कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने खंड ब को प्रश्नों का हल किया था, जैसे इसमें दिए हुए हैं, उनको आप देखें। प्रश्न 17, निम्नलिखित पठित गद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये देखो, सप्रसंग व्याख्या है, 1+2 अंकों को बांट रखा है। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। वह कौन सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। उत्तर। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लिया गया है। इसमें लेखक स्मृतियों के सहारे फादर बुल्के के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को प्रकट कर रहे हैं। व्याख्या। लेखक फादर बुल्के के व्यक्तित्व को विस्तार देते हुए कहते हैं कि वे दृढ़ विचारों से युक्त सन्यासी थे। उनको देखकर लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वे रिश्ते बनाते थे और रिश्ते मन से बनते हैं। रिश्ते तोड़ते नहीं थे, जबकि सन्यासी मोह माया से जुड़े सभी रिश्ते तोड़कर चलते हैं। 10 साल बीतने के बाद भी अगर फादर से मिलना होता था, तब भी उस 10 साल पहले बने मीठे रिश्ते की महक उन्हें महसूस होती थी। लेखक बताते हैं कि फादर जब भी इलाहाबाद से चलकर दिल्ली आते थे, तब सर्दी गर्मी व बारिश की परवाह किए बिना खोजकर हमसे जरूर मिलते। चाहे उनका यह मिलन 2 मिनट का ही क्यों न हो। आत्मीयता की यह कड़ी वे हमेशा जोड़ देते थे। उनके इस व्यवहार पर लेखक कहते हैं कि कौन सन्यासी इतना करता है कि रिश्तों को बनाए रखे। लेखक को फादर के व्यक्तित्व में एक और बहुत बात अच्छी लगती थी। वह थी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता। इसलिए वे हिंदी के विचार विमर्श मंच से हमेशा अपनी इस तकलीफ को बताते थे और इस बात पर जोर डालते हुए सुविचारित व सारगर्भित बात करते थे। उनकी कही बातों को कोई तोड़ किसी के पास नहीं होता था, क्योंकि वे हिंदी के पक्ष में अहम व महत्वपूर्ण बातें ही कहते थे। विशेष एक लेखक ने फादर को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति चिंता को व्यक्त किया है। दूसरा, भाषा शैली सरल और सहज है। इसको नहीं करें तो अथवा है, आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या वे उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़के का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा होगा। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण लेखिका मनु भंडारी द्वारा लिखित आत्मकथा एक कहानी यह भी है से लिया गया है। लेखिका अपने से पीछे गुजरे समय को याद करती है तथा पिता के विचारों पर मंथन भी करती है। व्याख्या। लेखिका कहती है कि सब कुछ होने के बाद जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना ही समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी आयु थी और किस तरह का मेरा व्यसन रहा होगा। या फिर यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले बिना संकोच के अजमेर जैसे छोटे शहर में बिना झिझक के एक लड़की के धुआंधार भाषण बोलते चले जाना, यही बात जरूर डॉक्टर साहब की प्रशंसा के मूल में रही होगी, या फिर इसने ही इसका कारण हो सकता है। विशेष क्या है, लेखिका ने अपने पिता के अंतर्विरोधों को स्पष्ट करती है। विशिष्टता और सामाजिक अच्छी छवि दोनों में अंतर्भेद है को व्यक्त करती है। भाषा शैली।
प्रभावमय है, शब्दों का वाक्य विन्यास अद्भुत है। प्रश्न 18। प्रश्न 18, निम्नलिखित पठित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। फटक सैलानी सो सुधर्यो सुधा मंदिर, उदधि दहि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंग, बहारते भीतर लो भीति ने दिखाए देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश रीति काल के कवि देव द्वारा रचित कवित्व से लिया गया है। इस पद में पूर्णिमा की रात चांद तारों से भरे आकाश की सुंदरता का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की आभा का वर्णन करता हुआ कहता है कि चांदनी रात बहुत ही उज्जवल और शोभामय है। आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि मानो स्फटिक की साफ चमकदार शिलाओं से चांदनी का कोई भव्य मंदिर बनाया गया हो। उसमें दही के सागर के समान चांदनी की शोभा अधिक गति के साथ उमड़ रही हो। इस मंदिर में बाहर से भीतर तक कहीं भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। आशय यह है कि सारा मंदिर पारदर्शी है। मंदिर के आंगन में दूध के झाग के समान चांदनी का विशाल फर्श बना हुआ है। विशेष, पूर्णिमा की सौंदर्य में रात्रि के सौंदर्य का मनोरम वर्णन प्रस्तुत है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अलंकार, श्रृंगार रस, कवित्व, छंद, प्रसाद गुण से युक्त तो कवि की सुंदर रचना है। इसको नहीं करो तो इसका अथवा दे रखा है, उसको कर लें। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ऊ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कभी नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह से लिया गया है। वह एक आह्वान गीत है। वे बादलों को बरसने को कहते हैं क्योंकि बादल नई चेतना, नए अंकुर को जन्म देते हैं। व्याख्या, उपरोक्त पंक्तियों में कवि निराला ने उस सुंदर वातावरण का वर्णन किया है जो आकाश काले काले बादलों से भर जाता है। बिजली चमकने और बादलों के गर्जन का शोर होता है। तब कवि बादल को संबोधित करता हुआ कहता है कि हे बादल, तुम गरजो, समस्त आकाश को घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। हे बादल, तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारा स्वरूप छोटे बालक के समान है जिसके सिर पर काले घुंघराले बाल हैं। यहाँ बादल का मानवीकरण किया गया है। कवि कहते हैं कि ओ काले रंग के सुंदर सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आसमान को घेर कर जोरदार ढंग से गर्जना करो। तुम अबोध बालक की कल्पना के समान पाले गए हो। तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा का धारण करो। तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो। तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति छिपी हुई है, अर्थात परिवर्तन करवाना ही तुम्हारा नियम है। तुम मेरे हृदय में नई कविता का जन्म दो, संसार को फिर से नवीन प्रेरणा से भर दो। हे बादल, तुम गरजो। यहाँ बादलों के माध्यम से कवि नवयुवकों में उत्साह का संचार करते हैं। विशेष, एक कवि द्वारा बादलों की सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। बादल पौरुष और क्रांति का प्रतीक माना गया है। दूसरा, पद्यांश में प्रयुक्त भाषा खड़ी बोली, हिंदी और मुक्त छंद है। उपमा, अलंकार और तत्सम शब्द का प्रयोग है। भाषा सरल और सहज ग्रहणीय है। प्रश्न 19, लक्ष्मण व परशुराम के मध्य वे संवाद को उदाहरण सहित लिखिए। 3 नंबर का है। लक्ष्मण और परशुराम के मध्य हुए संवाद को निम्न प्रकार से संक्षेप में यहाँ वर्णित किया जा रहा है। लक्ष्मण, हे मुनिवर, हमने वचन में न जाने कितने धनुइयां छोटे धनुष तोड़ डाले, तब आपने क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों? परशुराम, हे राजपुत्र, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, इसलिए तू संभल कर बोल नहीं पा रहा है। तू शिव धनुष को धनुई के समान बता रहा है, जबकि इस धनुष के बारे में संसार भर को पता है। लक्ष्मण व्यंग से, हे देव, हमने तो यही जाना था कि सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। फिर राम ने इसे नए के धोखे में देखा था, वह तो छूते ही टूट गया, इसमें उसका क्या दोष है? परशुराम, अरे मूर्ख, लगता है
तू मेरे स्वभाव को अभी नहीं जानता है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। तू मुझे निरा मुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कई बार इस पृथ्वी के सारे राजाओं को संहार किया है। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट डाली। इतना ही नहीं, मेरे फरसे की कठोरता के भय से गर्भ के भी बच्चे गिर जाते हैं। लक्ष्मण व्यंग से, वाह मुनि जी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार अपने कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं। आपका बस चले तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दे। मैं कोई छुई मुई का फूल नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर मुरझा जाऊं। मैं आपको ब्राह्मण समझकर चुप रह गया हूँ। हमारे कुल में गाय, ब्राह्मण, देवता और भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान घातक हैं। आपने शस्त्र को व्यर्थ में ही धारण कर रखे हो। इसके बाद में इसका अथवा में दिया हुआ है, उसको कर ले चाहे। अथवा में दिया गया है, आत्मकथ्य कविता के मूल भाव पर विस्तृत प्रकाश डालिए। उत्तर, आत्मकथ्य कविता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है। कवि संसार की नश्वरता पर विचार करता है कि दुखों से भरा यह जीवन नाशवान है। कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा इसमें बताने को कुछ भी नहीं है। कवि का कहना है कि उसके जीवन की गागर तो खाली है। वह भला दूसरों को क्या दे सकता है। वह अपनी भूलों, दूसरों की रचनाओं को उजागर नहीं करना चाहता, क्योंकि इसका कोई लाभ नहीं है। यह ठीक है कि कवि के जीवन में सुखद सुखद क्षण आए थे, जिनमें प्रेयसी के साथ हिलमिल कर समय व्यतीत किया था, पर वे क्षण कुछ ही पल टिक पाते। सुख उनके निकट आते आते चले जाते थे और कभी उन क्षणों की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे अपनी प्रियतम के सौंदर्य की भी प्रशंसा करते हैं। उनके गालों की लाली उषा के लिए ईर्ष्या का विषय भी है, पर इस सब बातों पर वह कहने के लिए कोई लाभ नहीं है। उनकी कथा में दूसरों को कुछ भी नहीं मिल पाएगा। प्रश्न 20, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर बताइए कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह चश्मे वाला न तो सेनानी था, न नेताजी का साथी था। फिर